बड़ी खबर आ रही है अमरोहा से। अवैध कॉलोनियों पर एमडीडीए का बुलडोजर चला है। बिना लेआउट पास कराई जा रही थी अवैध प्लॉटिंग। गजरौला थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो बिना लेआउट के पास कराई जा रही थी प्लॉटिंग और गजरौला थाना क्षेत्र का ये मामला है। बिना लेआउट पास कराई जा रही थी अवैध प्लॉटिंग और डी के द्वारा पहले भी यहाँ ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। आप लोगों की जानकारी में है, पहले भी चेतावनी दी गई है कि ये अवैध प्लॉटिंग बंद कर दें। पिछली बार कुछ प्लॉटिंग रह गई थी, जहाँ हमने तोड़ी थी बीच में कुछ रह गई थी। आज वही सब है, कुछ नई प्लॉटिंग और करी है। आज उनका ध्वस्तीकरण है। ये लोग बनाएंगे, हम तोड़ेंगे। अब ये तो उनसे ही पूछिए कि आप हरकतों से क्यों बाज नहीं आ रहे। वो ना बाज आए तो आज हम भी नहीं आएंगे। जब तक कोई भी लेआउट पास नहीं कराएगा किसी भी विभाग का, तब तक वहाँ अवैध प्लॉटिंग नहीं। और सुमित अग्रवाल हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित, एमडीए का बुलडोजर चला है, अवैध प्लॉटिंग का मामला है, क्या है पूरा प्रकरण? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं, ये एमडीए ने कार्रवाई की है औद्योगिक नगरी गजरौला में। औद्योगिक नगरी गजरौला मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आती है। यहाँ इससे पहले भी एमडीए लगातार कार्रवाई कर चुका है, लेकिन जो भूमाफिया हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बिना लेआउट पास के रही अवैध कॉलोनियां बसा रहे हैं। इनको लेकर एमडीए लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और अभी हाल ही में कल एमडीए ने कार्रवाई करते हुए, यहाँ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कॉलोनियों को नष्ट करा दिया है। उन पर एमडीए का बुलडोजर कब्जा है। ये प्लॉटिंग जो अवैध है, ये कौन करवा रहा था, कुछ पता चला है सुमित? जी बिल्कुल, देखिए जो अवैध प्लॉटिंग है सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं की बताई जा रही है। वहीं जब इस बारे में सहायक अभियंता निरपेश तोमर से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि प्लॉटिंग कौन कर रहा है, सत्तारूढ़ पार्टी के नेता हैं या कौन है, लेकिन अवैध प्लॉटिंग जो भी करेगा उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनको ध्वस्त किया जाएगा। वहीं जब एमडीए ने कार्रवाई की, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर एमडीए का बुलडोजर चला, तो वहीं सब चौकन्ने रह गए कि सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं पर एमडीए कार्रवाई कर रहा है। कितने क्षेत्रफल में अवैध प्लॉटिंग थी? ये बड़े क्षेत्रफल में प्लॉटिंग की बताई जा रही है। लगभग इसमें 3 लोगों की अलग अलग प्लॉटिंग थी जिन पर कार्रवाई की गई है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। और अगली बड़ी खबर भी मुरादाबाद से ही आ रही है, जहां पर पॉलीथीन के गोदाम में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई जा रही है। आसपास के घरों तक पहुंची है गोदाम की आग और फायर ब्रिगेड की टीम फिलहाल उसने आग पर काबू पा लिया है। ठाकुर द्वारा कोतवाली इलाके के स्योहारा मार्ग की ये घटना बताई जा रही है। तो पॉलीथीन के गोदाम में आग लग गई और जिस तस्वीरों में देखिए किस तरह से काले धुएं का गुबार जो है निकल रहा है। आसपास पूरा माहौल ही धुएं से एक तरह से सराबोर हो गया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग ऐसी लगी कि भीषण आग इसे कहा जा सकता है। हर जगह काला धुआं दिखाई दे रहा है पॉलीथीन के जलने के कारण। कितनी मात्रा में पॉलीथीन होगी ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है। बता रहे लोग बात। अच्छा, कब लगी आग? अभी करीब आधा घंटा पहले। ये क्या काय की फैक्ट्री थी? ये पन्नी है इसमें अंदर, चिन्नी। प्रशासन तो है, फारगेट वाले भी सारे हैं। मुरादाबाद को फोन करा है, 2 गाड़ी मुरादाबाद से आ रही हैं। और शहनवाज इलियास हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शहनवाज, आग लगने की वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरी घटना जो है ये मुरादाबाद जनपद के ठाकुरद्वारा थाने इलाके की घटना है। और इस तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे आग जो है आग के लपटें उठती हुई दिखाई दे रही। तस्वीरें साफ तौर पर बयान करती है कितनी भयंकर तस्वीरें हैं। पॉलिथीन के गोदाम में ये भीषण आग लगी है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह थी
जो ये आग लगी है, फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास किया। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग से भयंकर जो है वो नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। आसपास के घरों में लगी इससे जो है पॉलिथीन गोदाम में आसपास के घरों के लोग भी मौके पर पहुंच गए थे, जिन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग पर जो है काबू पा लिया गया। जी शाहनवाज, ये तस्वीरों में जिस तरह से धुएं का गुबार निकल रहा है, इससे तो लग रहा है पूरा शहर ही प्रदूषित हो गया होगा। देखिए, बिल्कुल जितना आग के गुबार, इसमें आप देख रहे हैं कि धुएं के गुबार निकल रहे हैं। निश्चित तौर पर आसपास का इलाका जो है वो पूरी तरह से धुआं से सराबोर हो गया था। पूरी तरह से लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन आसपास के लोगों की मशक्कत के बाद, आसपास के लोगों की सूझबूझ से इस आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल जो है पूरी तरह से जो है आग पर काबू पा लिया गया है। जी ठीक है शाहनवाज, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और अमरोहा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर शॉर्ट सर्किट से पटाखा फैक्ट्री में आग लग गई है। आग लगने से पटाखा फैक्ट्री जलकर राख हो गई। फैक्ट्री में 4 मजदूर मौजूद थे जो घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और 2 घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है। फैक्ट्री में आग पर फिलहाल जो है काबू पा लिया गया है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। रजबपुर थाना क्षेत्र के सुधनपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पटाखा फैक्ट्री में भी आग लगी है। शॉर्ट सर्किट वजह बताई जा रही है। गर्मियां जो जो बढ़ रही हैं वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। सुमित अग्रवाल हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुमित, पटाखा फैक्ट्री में आग लगी है, क्या शॉर्ट सर्किट से आग लगी है? जी बिल्कुल, देखिए रोहित, मैं आपको बता दूं, पूरा मामला जनपद अमरोहा के रजबपुर थाना क्षेत्र के सुधनपुर गांव का है, जहां एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने की खबर सामने आ रही है। आप देख सकते हैं आग भीषण रूप से लगी और आग के कारण इसमें 4 मजदूर जो है घायल हो गए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर हो गई है। 2 घायलों को जो है हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं आग लगने के बाद जब दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल अधिकारी इसमें जांच में जुटे हैं कि पटाखा फैक्ट्री जो संचालित की जा रही थी, किन मानकों के आधार पर संचालित की जा रही थी। क्या पटाखा फैक्ट्री अवैध रूप से संचालित थी या वैध रूप से संचालित थी? नुकसान कितना हुआ है पटाखा फैक्ट्री को? फिलहाल पटाखा फैक्ट्री को जो आकलन किया जा रहा है वो लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने का कोई कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। ठीक है सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सपा के कद्दावर नेता पूर्व सांसद एसटी हसन ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मोदी के मंत्रिमंडल में कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, जो कि बहुत ही अफसोस वाली बात है। उन्होंने कहा कि ये अफसोसजनक बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की कैबिनेट में एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं है। देश की बड़ी आबादी का कोई रिप्रेजेंटेटिव इस सरकार में नहीं है। वहीं रामपुर से चुनाव न लड़ने के अपने फैसले पर अफसोसनाक बताते हुए एसटी हसन ने आजम खान को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव चाहते थे मैं रामपुर से चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं आजम खान के लिहाज में वहां से नहीं लड़ा था, जिसका अफसोस भी है। एक भी मुसलमान चेहरा, देखिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि देश की कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान चेहरा नहीं है। हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन इस सरकार में नहीं है। वैसे भी मोदी जी के जो बयानात पिछली बार आए उससे हमें बहुत तकलीफ भी हुई है, हमारा दिल भी टूटा है। मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए था, लेकिन एक भी मुस्लिम नहीं दिया इन्होंने। तो क्या मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है? अगर मुसलमान ने वोट नहीं दिया तो क्या उनसे बदला लिया जाएगा? ये बातें सोचने की, हमें मोदी जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी जैसा उन्होंने करा। वहीं लखीमपुर खीरी के नगर पंचायत खीरी टाउन के लोगों के लिए जल जीवन मिशन के तहत स्वच्छ पानी उपलब्ध कराए जाने को लेकर बैठक की गई, जिसमें चेयरमैन, पति, ईओ, सभासदों सहित जल निगम के एई और जेई मौजूद रहे। बैठक में हर घर नल और हर घर जल जीवन मिशन के तहत सभी
नागरिकों के घरों में स्वच्छ पेयजल पहुंचाने को लेकर खाका तैयार किया गया। साथ ही डीपीआर बनाकर शासन को भेजा गया। अमृत 2.0 में हर घर नल और हर घर जल, स्वच्छ पेयजल पहुंचाना हर घर में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसको लेके जल निगम के यही साहब आए हैं, जय साहब आए हैं और हमारे सम्मानित मेंबर लोग भी हैं और जो जागरूक नागरिक हैं, सबसे ये एक विचार विमर्श किया गया कि उससे क्या फ़ायदा है और उससे बीच में कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उसको कैसे दूर किया जाएगा। इसको लेकर के एक बैठक बुलाई गई थी और डीपीआर तैयार है और डीपीआर शासन में जा रहा है। 18 को बैठक है और इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये बैठक हुई है भाई साहब, भारत सरकार के अमृत 2.0 योजना के तहत नगर पंचायत खीरी में पेयजल योजना का पुनर्गठन का कार्य होना है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश जल निगम के द्वारा हमने डीपीआर तैयार किया है। डीपीआर जो है आगामी एसएलटीसी की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा और उसमें स्वीकृति की अपेक्षा के लिए हम लोगों ने इसको रखेंगे और स्वीकृति के पश्चात हम इसका टेंडर वगैरह करके और प्रत्येक घर को नगर पंचायत खीरी की शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराएंगे। कब तक उम्मीद जताई जा रही है? उम्मीद ये है कि 18 तारीख की बैठक में इसको हम पुटअप करेंगे, उसके पश्चात शासन के बाद जो निर्णय लेगा उसके बाद जी सामने बताई सम्मानित सभासदों को अवगत कराया गया है। ये प्रोजेक्ट हमारे सभी बोर्ड के प्रयासों द्वारा संपन्न हुआ है लगभग, और ये बहुत जल्द ही 2 साल का इसका समय है। 39.31 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट है कि इसको संपन्न होने के बाद हर घर के अंदर हमारी जो सरकार की योजना है कि हर घर के अंदर नल और पानी पहुंचना चाहिए और शुद्ध पानी पहुंचना चाहिए, कि जिससे पानी से ही सबसे बड़ी समस्याएं आज के दौर में गुजर रही हैं और बीमारियां ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमारे ही कार्यकाल में सभी लोगों ने प्रयास किया और जो अभी तैयार हुआ है, हम हमारे डी साहब का इसमें बहुत प्रयास रहा, इन्होंने पूरा प्रोजेक्ट तैयार कराया। कस्बा वासियों के लिए कितना लाभदायक होगा ये प्रोजेक्ट? 100% लाभदायक होगा। ये 900 फीट जो बोरिंगें हमारी होंगी, लगभग 8 से 900 फीट गहरी होंगी। ये शुद्ध पानी मिलने के लिए ये सब सरकार कर रही है। जो हम लोगों का प्रयास है कि शुद्ध पानी मिले, कि जिससे तमाम तरीके से जो छोटी मोटी बीमारियां फैल रही हैं उनको रोका जाए, और यही सरकार की और हम सबकी यही मंशा है। वर्तमान में किस तरह से पानी पहुंच रहा है कस्बेवासियों को? देखिए सर, अब आरओ के थ्रू सब लोग लगाए हैं अपने अपने घर में, सभी के घर में आरओ लगा है। आरओ का कोई बहुत ज़्यादा उसका महत्व तो नहीं है। अब यह है कि आदमी अपने आप को हम सब लोग संतुष्ट करने के लिए सभी लोगों ने आरओ अपने अपने घरों में लगा रखा है। आप भी लगाए होंगे, सभी लोग वहाँ लगा है। अब उससे कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये हम ही लोग जा सकते हैं। शाहजहांपुर के थाना चौक कोतवाली के भारद्वाज मोहल्ले में एक महिला की किसी ने चाकू से गोंद कर हत्या कर दी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला जिसकी उम्र करीब 24 वर्ष है की हत्या हुई है। इस सूचना पर मेरे द्वारा, अन्य अधिकारियों द्वारा और फील्ड यूनिट के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तथा घटना के संबंध में मृतका के घर वालों के द्वारा जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज रात करीब 10 से 11 के बीच में मृतका, उसके माता पिता और मृतका की एक छोटी बच्ची एक ही कमरे में मौजूद थे और ये सभी एक ही कमरे में रहते हैं। और रात को करीब 10 से 11 के बीच में ये खाना खा के सो गए थे। और उसके कुछ देर बाद जो मृतका की माँ है उसने बताया कि मैंने देखा कि जो मेरी बेटी है, जो मृतका है, वो खड़ी होकर दरवाजे की तरफ जा रही थी और अचानक से दरवाजे के बाहर बरामदे में गिर गई और हमने वहाँ पर किसी को देखा नहीं। इस क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और जो शव है उसको पीएम के लिए भेजा गया। सीतापुर के थाना खैरबाग में पुरानी रंजिश के चलते करीब आधा दर्जन लोगों ने तलवार, असलहे, ईंट, पत्थर, लाठी डंडों से लैस होकर एक महंत पर हमला बोल दिया। हमले में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और महंत मुनि बजरंग दास की तहरीर पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मामले में महंत ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में शिकायती पत्र दिया है।
माता जी का स्वास्थ्य खराब था, मैं लखनऊ गया था उनको देखने के लिए। मैं आया, जैसे आश्रम में प्रवेश करने में घुसा, जैसे ही प्रवेश करने के लिए मैं घुसा, इसे पहले से ही घात लगा के बैठे, असलहा तलवार पत्थर लेके लोग बैठे हुए थे, तुरंत हमलावर हो गए। ये तो हमारे सुरक्षा कर्मियों की सजगता है कि मुझे सुरक्षित बचा के गेट के अंदर कर लिया, लेकिन मुझे मेरे बचाव में मेरे जो है आश्रम के भंडारी का हाथ टूट गया, अन्य लड़कों को चोट लगी है। ये वही हमलावर हैं जो हमारे पूर्व में हमारे ऊपर चाकू से हमला कर चुके हैं। एक लड़का इसमें वो है जिसने जो है एक लड़के को बीच चौराहे पर भी गोली मार दी थी। अमरोहा के कान्हा गौशाले में 7 गायों की मौत और एक जिंदा गाय को दफनाने की खबर शासन तक पहुंच गई है। मामले में लापरवाही बरतने पर गौशाला के सहप्रभारी समेत 5 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। साथ ही शासन ने जहां हसनपुर ईओ पीएन दीक्षित को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है, वहीं डीएम की ओर से उप मुख्य पशु चिकित्सक अधिकारी के निलंबन की संस्तुति भी की है। यही नहीं, एसडीएम को भी तहसील से हटाते हुए मुख्यालय से अटैच किया गया है, जबकि गौशाला प्रभारी और सह प्रभारी भी निलंबित कर दिए गए हैं। मृत गायों को दफनाते समय इन लोगों ने असावधानी से एक गाय जीवित भी दफनाने की वो की, जिसको तत्काल देख करके हटाया गया और जो भी लोग दोषी हैं उसमें उन सब लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। चलना है ना। प्रतापगढ़ के कोहडोरा थाना के राय चौराहे पर पुलिस की सर्राफा व्यवसायी से लूट करने वाले लुटेरे गैंग से मुठभेड़ हो गई, जिसके दौरान पुलिस की गोली लगने से 3 लुटेरे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से जेवर समेत 3 तमंचे बरामद हुए हैं। थाना क्षेत्र के अंतर्गत, जिसमें बाइक पर कुछ बदमाशों के द्वारा एक ज्वेलर के साथ में लूट की गई थी और इस पे तत्काल प्रभाव से सभी सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसके सफल अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एसओजी प्रभारी सुनील यादव, सब इंस्पेक्टर विवेक मिश्रा और सब इंस्पेक्टर एहसानुल हक थे। उनके द्वारा काफ़ी अच्छे से काम करते हुए एक्यूज जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया और उनसे बरामदगी हेतु प्रयास किया गया। तो इस क्रम में बदमाशों के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसमें बचाव में आत्मरक्षा फायरिंग में 3 बदमाशों को गोली लगी है। ये तीनों बदमाश दिलीपपुर और कदई थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनके जो 2 साथी हैं वो मौके से फरार हो गए हैं, जिसके संबंध में पुलिस के द्वारा कॉम्बिंग की जा रही है। बाराबंकी पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाबी फायरिंग में 20,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से 10,000 रुपये, तमंचा और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। थाना सफदरगंज में आज तड़के स्वाट टीम और थाना पुलिस की संयुक्त टीम के साथ बदमाशों को ही मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। घायल बदमाश का नाम ओम प्रकाश उर्फ ओपी है, जिस पर ऑलरेडी लूट के मामले में थाना बड्डूपुर से 20,000 रुपये का इनाम घोषित है। यह एक सातिर बदमाश है जिस पर लगभग 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। आज की मुठभेड़ में इसका एक साथी शादाब जो फरार हो गया, उसकी तलाश के लिए टीमें लगी हुई हैं। इस सातिर लुटेरे अपराधी ओम प्रकाश उर्फ ओपी, इसके पास से एक बाइक, एक तमंचा और कई कारतूस बरामद हुए हैं। प्राथमिक पूछताछ में इसने बताया कि बड्डूपुर की लूट के साथ साथ इसने एक शराब के साथ करीब 1 माह पूर्व सफदरगंज में लूट की घटना कारित किया था, जिसमें इसको जो ज्वेलरी मिली थी आपस में सब बांट लिए थे। इसने कुछ ज्वेलरी बेच दिया है और कुछ ज्वेलरी शेष है, जिसके पीसीआर पर लेकर उसकी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथियों की भी तलाश की जा रही है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पूरे प्रकरण में आवश्यक विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी।
एंटी करप्शन टीम ने बहराइच के नानपारा में डाक विभाग में तैनात डाक सहायक को अपने ही कर्मचारी से 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। डाक विभाग में तैनात कर्मचारी आज़ाद ने बताया कि उसके विभाग में सीनियर डाक सहायक के पद पर तैनात विनोद कुमार ने सस्पेंशन की बहाली के एवज में रिपोर्ट लगाने के लिए 2 लाख की मांग की थी। कर्मचारी से 20,000 की नकदी लेते समय एंटी करप्शन की टीम ने सीनियर डाक सहायक विनोद कुमार को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई की टीम आई थी एक्चुअली, जैसा कि उन्होंने बताया, जो लोग आए हुए थे यहाँ पे, कि आपके कर्मचारी हैं, ये डाकघर जो हमारा है इसके बाहर जो एक सामने पान की गुमटी है वहाँ पे 20,000 रुपये लेते हुए इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है। क्या नाम? मैनपुरी में कड़ाके की प्रचंड गर्मी के साथ ही पीने के पानी की समस्या भी गहराने लगी है। लोगों का कहना है कि 2 से 3 महीने बीत जाने के बाद भी मोहल्ले में टंकी का पानी नहीं पहुंच रहा है। मामला मैनपुरी के वेवर नगर पंचायत का है, जहां 2 महीने से वार्ड में पेयजल सप्लाई बंद है या यूँ कहें ठप है। वार्ड के लोगों का कहना है कि नगर पंचायत कार्यालय में कई बार शिकायत की जा चुकी है, बावजूद इसके किसी ने भी कोई सुनवाई नहीं की। वहीं संबंध में नगर पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि जो भी आरोप लगे हैं वो निराधार हैं, पेयजल की व्यवस्था कराई जा रही है। अभी बड़े परेशान है, गर्मी के मौसम में बड़ी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है जनता को। लोगों के बीच आक्रोश है और कई बार नगर पंचायत संबंध में शिकायत भी की है, लेकिन नगर पंचायत अधिकारी का कहना ये है, चेयरमैन का भी कहना ये है कि 2 महीने से लगातार जो टंकी है वो पाइप लीक हो गया है और मोटर भी खराब पड़ी है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। मुझे अभी जानकारी हुई है इस संबंध में, मैं तुरंत ही अभी नगर पंचायत में बात कर ली है और वो जल्दी जो समरसेबल जो खराब हो गई है उसको सही कराने के निर्देश दिए हैं। बाकी तब तक के लिए जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो की जा रही है, उसको और अच्छा बनाने जाने के लिए भी प्रयास करेंगे, ताकि जब तक समरसेबल ठीक नहीं हो रही तब तक लोगों को वैकल्पिक रूप से पानी की सप्लाई हो। बुलंदशहर के काली नदी पुल पर पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 2 लुटेरे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से 2 तमंचे, कारतूस समेत लूटी गई रकम बरामद हुई है। बताया गया कि इन्होंने 2 दिन पहले पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर सेल्समैन से 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया था। मेड़ा अड्डे पे संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान 2 वाहनों को रोकने का प्रयास किया गया। दोनों वाहन रुके नहीं और एक वाहन धमेड़ा अड्डा से वापस भाग गया। एक अन्य वाहन का पीछा किया गया। जो दूसरा वाहन धमेड़ा अड्डे से वापस भागा उसे शिकारपुर तिराहे पे चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन गाड़ी रुकी नहीं और वो जो है दाहिने हाथ टर्न करके कब्रिस्तान की तरफ भागने लगी। शिकारपुर तिराहे पे जो पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी उसने उक्त संदिग्ध वाहन का पीछा किया और जब संदिग्ध वाहन पे सवार व्यक्ति ने अपने आप को पुलिस टीम से घिरता हुआ पाया तो उसने पुलिस टीम पे फायरिंग की। जवाब में हमारी पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की, जिससे वो संदिग्ध व्यक्ति घायल हो गया और बाइक लेकर गिर पड़ा। उक्त संदिग्ध व्यक्ति को तत्काल जिला अस्पताल उपचार के लिए रवाना कर दिया गया। दौरान पूछताछ में उसने अपना नाम मनोज बताया और उसके द्वारा कोतवाली नगर में 2 दिन पहले जो लूट की घटना कारित की गई उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए चैनल 24/7। नमस्कार।